हेलो स्टूडेंट्स। एसएससी ने अपना नेक्स्ट ईयर का टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर घोषित कर दिया है और एक तरीके से कहें तो दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा आपको दिया है। क्या मायने हैं इस कैलेंडर के जल्दी आने के और हमारे लिए एज एस्पिरेंट्स अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए इसके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, ये हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो ये तो आप मान के चलिए कि एसएससी ने जो एग्जाम कैलेंडर दिया है, मोर और लेस सारी डेट्स वो फॉलो करेंगे और आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन सा एग्जाम कब आने वाला है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और क्या हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि एसएससी ने पहली बार इतनी जल्दी आपको नेक्स्ट ईयर का पूरा एग्जाम कैलेंडर मंथ वाइज बता दिया है कि कौन सा एग्जाम कब कंडक्ट कराने वाले हैं वो। और इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जो रिपीटर्स हैं, जिनका इस बार समझिए एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, उस वजह से उनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया, या जो टीयर 2 में भी करके आए हैं लेकिन श्योर नहीं है कि उनको कोई अच्छी पोस्ट या वैकेंसी में मिल पाएगी, तो उनके लिए भी एडवांटेज है कि एक जो जोश की कमी हो गई थी, एक जो थोड़ा-सा होपलेसनेस हो गया था कि आगे तैयारी कैसे करें, कितना टाइम होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं और उसमें चुनाव के समय पोस्ट कितनी आएँगी, कब आएँगी, तो एक वो रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन इस कैलेंडर के आने से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है और एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार होगा। और आप देखिएगा कि अभी हम कैलेंडर में डिस्कस करेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है इस पूरे कैलेंडर में, जिसको सबसे ज़्यादा लोग लिखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास 10 से 11 महीने की प्रिपरेशन का समय है। तो जो लोग इस बार टियर 1 में 130 140 लाए थे, वो वहाँ से अपना बेंचमार्क सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि और आगे तक जा सकें। और वो स्टूडेंट्स जो वो एस्पिरेंट जो नई तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो अब इस बार एलिजिबल हो गए होंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट ले सकें, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि आपके पास करीब 10 से 11 महीने का समय है, जिसके लिए आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी एग्ज़ाम्स को भी हम कैलेंडर वाइज़ देखेंगे कि उनका क्या रहेगा। एनआरए सीईटी इसकी बहुत चर्चा थी बहुत समय से और काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता था कि एनआरए सीईटी आने से थोड़ा समीकरण बदलेंगे और प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी, क्या होगा उसका? वो सारी शंकाएँ भी अब थोड़ी देर के लिए निराधार हो गई हैं क्योंकि ये समझिए कि अभी 1-2 साल तक तो एनआरए सीईटी लगता नहीं है और कैलेंडर घोषित करने का सीधा मतलब ये है कि सरकार अगले साल तो अपनी जो वैकेंसीज़ हैं, वो एसएससी सीजीएल से ही भरेंगी, एसएससी की सारी पोस्ट उसी से भरी जाएँगी। तो एनआरए सीईटी की जो बहस है या जो मुद्दा है, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अभी लगने वाला नहीं है और बहुत लाइकली है कि उसमें बहुत समय लगेगा। एक नज़र डालते हैं कैलेंडर में, ये देखिए, ये एग्ज़ाम कैलेंडर है और ये अलग-अलग पोस्ट के बारे में आपको बताता है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है और एग्ज़ाम्स जो हैं और उनकी कौन से टेंटेटिव मंथ एसएससी ने घोषित किए हैं। सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम जो फेज़ 12 का होगा, उसकी अप्रैल-मई के अराउंड एग्ज़ाम होगा। मई में चुनाव भी है, तो उससे उसके आस-पास ये एग्ज़ाम समझिए। जो सीपीओ की पोस्ट है, जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम अभी हुआ, काफ़ी बच्चों का नहीं क्लियर हुआ उसमें या सीजीएल में अच्छा नहीं कर पाए। सीपीओ की सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के जो लोग तैयारी करते हैं या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के लिए तैयारी करते हैं, उसका एग्ज़ाम मई-जून में होने की संभावना है। और कैलेंडर वाइज़ देखें तो जूनियर इंजीनियर जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका एग्ज़ाम भी मई-जून में टेंटेटिव शेड्यूल किया गया है। सीएचएसएल एक बड़ा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, स्पेशली उनके लिए जो 12th पास होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी एलिजिबिलिटी 12th पास रहती है। तो जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम है, उसकी टेंटेटिव मंथ उन्होंने जून-जुलाई बताया है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर जून-जुलाई है तो उससे उसके लिए भी अभी 7-8 महीने हैं, तो उसकी तैयारी अभी से की जा सकती है। सीएचएसएल का लेवल थोड़ा आसान रहता है सीजीएल से, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है वो एमटीएस या मल्टीटास्किंग है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है और हवलदार का जो आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स के लिए या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स के लिए हवलदार की पोस्ट होती है, उसका एग्ज़ाम भी जुलाई-अगस्त में। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जैसे मैं बोल रहा था सीजीएल का, वो सितंबर-अक्टूबर के अराउंड है। तो आज अगर हम नवंबर में और अभी दिवाली आई नहीं है, तो आप ये मान के चलिए आपके पास आराम से टियर 1 जो होगा उसका सितंबर-अक्टूबर में होगा, तो ऑलमोस्ट 1 साल है, 11 महीने का समय है आपके पास। तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि और इस बार
कुछ कैलेंडर में ऐसा आया है कि सीजीएल का एग्जाम सीपीओ और सीएचएसएल के बाद हो रहा है। जैसे इस साल नहीं हुआ था सीजीएल का एग्जाम, अगले साल उसके बाद कंडक्ट होगा। तो ये समझिए कि अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं, तो सीजीएल की तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। अगर हम उसके लिए तैयारी करते हैं, अपनी प्रिपरेशन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो ये सारे एग्जाम जो पहले होंगे, एक तरीके से आपका ड्रेस रिहर्सल हो जाएगा, एक तरीके से आप अपने आप को टेस्ट आउट कर पाओगे, क्योंकि सीजीएल की पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर तैयारी को सही तरीके से प्लान कर पाओ, अगर आप सपोज रिपीटर हो, आप पिछले एग्जाम आप नहीं क्लियर कर पाए, किसी कारणवश 2-4 नंबर से रह गया या कट ऑफ हाई होने की वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपको पता है कि जो आने वाला साल होगा 2024, उसमें आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ना होता ये है कि जब आप सीजीएल के लिए तैयारी करेंगे, तो ये बाकी एग्जाम्स ऑलमोस्ट सब कवर होते रहते हैं, क्योंकि उनका लेवल सीजीएल से थोड़ा कम रहता है। जैसे सीएचएसएल है, वो पेपर सीजीएल के पैटर्न पे ही है, लेकिन उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी कम होता है। उसके बाद आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जाम्स होंगे, जो कि अक्टूबर-नवंबर में आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नए स्टूडेंट्स तैयारी करने आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहली बार लिख रहे होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट चाहते हैं, उनके लिए भी उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी हमारे पास 10-11 महीने हैं सीजीएल की तैयारी करने के लिए, तो वो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को पेस कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि उनको कौन से सिलेबस क्या है, आराम से उनके पास टाइम रहेगा कि अपने बेसिक समझें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करें, उसके बाद मॉक लगाएं, उसका एनालिसिस करें और कोशिश करें कि अपने एग्जाम, आपको पता है कि अगर सितंबर-अक्टूबर में एग्जाम होना है, तो उससे 2-3 महीने पहले अपना सिलेबस सारा खत्म करके रिवीजन की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान देते हुए, उस हिसाब से अपने आप प्रिपरेशन को आप पेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब रहेगा। एसएससी ने काफी डिटेल अपना ये नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने एग्जाम कैलेंडर में ये बताया है कि ग्रेड सी जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है या अपर डिवीजन क्लर्क है, ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, वो सारे जनवरी में उनका एडवर्टीजमेंट आएगा। तो आपको डेट्स का भी ध्यान रखना है कि ये जनवरी में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे और एग्जाम मंथ उनका अप्रैल टू मई बताया गया है। तो आप देखिए जनवरी में आ रहा है, 2-3 महीने रहेंगे बीच में एडवर्टीजमेंट से एग्जाम तक होने तक। तो पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जो फेज 12 के हैं, उसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी 1 उन्होंने बाकायदा डेट दी है आपको। तो ये मानिए कि एक आध 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोर और लेस अपनी डेट पे वो फिक्स रहेंगे। और देखिए अगला साल इलेक्शन का भी साल है, तो सरकार की एक तरीके से जिम्मेदारी भी है और एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडिया दें कि कितनी पोस्ट निकलने वाली है, क्या वैकेंसी है, क्या वो भर्तियां कराने वाले हैं। तो इसलिए उन्हें बकायदा डेट्स के साथ मेंशन किया इसमें, तो काफी चांसेस हैं कि इन्हीं डेट्स को वो अबाइड बाय भी करेंगे। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्जाम 1 फरवरी 2024 में उनका एडवर्टीजमेंट आएगा, अप्रैल में के अराउंड एग्जाम होगा। जो सीपीओ की पोस्ट है, जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट करते हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए टारगेट करते हैं, जो वर्दी में देखना चाहते हैं अपने आप को, उनकी एडवर्टीजमेंट आप मान लीजिए 15 फरवरी के आसपास उसका नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम उसका मई जून में होगा, इलेक्शंस के आसपास, उसके बाद थोड़ा हो सकता है। और जो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस इन पोस्ट की तरफ ध्यान रख रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन भी फरवरी मंथ में ही आ जाएगा, 29 फरवरी को उसकी डेट दी हुई है। तो ये देखिए कि करीब 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो फरवरी में उनका नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल मई जून के आसपास उनका एग्जाम शेड्यूल। फिर अगर हम बात करें कि सीएचएसएल, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, सीजीएल के बहुत सारे बच्चे भी सीएचएसएल लिखते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन की डेट उन्होंने 2 अप्रैल बताई है। तो 2 अप्रैल को आएगा और उसका एग्जाम मंथ जो है वो जून जुलाई बताया है, तो अराउंड 2 महीने के बाद उसका एग्जाम शेड्यूल्ड है नोटिफिकेशन से। तो 1 महीना करीब देते भी हैं कि आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जून जुलाई भी अगर हम पकड़ के चलें, तो अभी हमारे पास 7-8 महीने आराम से हैं तैयारी करने के लिए। और सीएचएसएल जरूर देना चाहिए जो भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि उससे चाहे आप ये कह सकते हैं कि वो पोस्ट इतनी लुक्रेटिव नहीं भी हो, लेकिन स्टिल आप देखिएगा कि उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाता है, आप अपने एरियाज को वर्कआउट कर सकते हैं और एक तरीके से आप सीजीएल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी रह जाएगी कि अगर आपने सीएचएसएल दिया होगा। फिर उसके बाद मई महीने में मल्टीटास्किंग एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ का और हवलदार जो
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स में और सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स की पोस्ट होती है, उसका मई में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। 7 मई डेट दी है और उसका एग्जाम जुलाई अगस्त में कंडक्ट कराएंगे। सीजीएल जैसे जिसमें टियर 1 का एग्जाम वो सितंबर अक्टूबर के आसपास टारगेट कर रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन की डेट उन्होंने 11 जून दी है। तो ये देखिए कि सीजीएल में लास्ट कुछ सालों से वैकेंसीज बहुत आई हैं और काफी फास्ट उनका प्रोसेस रहा है और अच्छी वैकेंसीज के साथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है। पहले जो सीजीएल पे इश्यूज होते थे वो इश्यूज नहीं हो रहे, कोर्ट केसेस वगैरह कुछ हो नहीं रहा, तो सीजीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और क्योंकि अब सीजीएल के लिए हमारे पास 11 या 10 महीने का समझिए कि समय है, तो उसकी वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई पुराने कॉन्सेप्ट रिविजिट करने हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करके हम मॉक्स लगा सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे इस बार नहीं क्लियर कर पाए, उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनका जो एक मन उदास हो गया था कि अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब अगला एग्जाम की प्रिपरेशन कब करें, एनआरए सीईटी तो नहीं हो जाएगा, तो जो एक असमंजस की स्थिति थी वो अब नहीं रहेगी। आपको क्लैरिटी मिल गई। क्लैरिटी बहुत जरूरी है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। अनसर्टेनिटी किसी भी प्रिपरेशन या किसी भी एस्पिरेंट के लिए खराब बात होती है, लेकिन क्लैरिटी आ जाए कि हमें पता है एग्जाम आने वाला है और बहुत उम्मीद है कि इसमें पोस्ट भी बहुत निकलेंगे, तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप मिल गया है आपको। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी रीजन ना हो कि एग्जाम क्लियर ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि वैकेंसीज कम आई या मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बतेरा टाइम मिलेगा आपको, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को पेस कर सकें और हमेशा ये कोशिश करें कि एग्जाम से 1 डेढ़ 2 महीने पहले आपका बिल्कुल सिलेबस खत्म हो गया हो और आप फिर नेक्स्ट लास्ट के 1.5 2 महीना अपना पूरा रिविजन पे फोकस करें। और ये भी ध्यान दें कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पैटर्न और स्पीड को, सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ टियर 1 के साथ टियर 2 को भी ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन की जानी चाहिए। उस सीजीएल के बाद आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के एग्जाम का डेट उन्होंने 16 जुलाई दिया है एडवर्टीजमेंट का, और अक्टूबर नवंबर के अराउंड एग्जाम होगा। ऐसे ही जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 23 जुलाई के आसपास टेंटेटिव डेट है आने की, और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। जो कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, या एनआईए की पोस्ट है, या फिर एसएसएफ या राइफलमैन इन असम राइफल्स, उनका अगस्त के अराउंड डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है। और एग्जाम देखिए दिसंबर 2024 जैन 2025 तक का उन्होंने टेंटेटिव मंथ बता रखा है। तो इसका मतलब है सरकार की पूरी तैयारी है कि समयबद्ध तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए और जो भी वैकेंसीज इनके पास हैं उसको अच्छे से घोषित करके लोगों को एक चांस दिया जाए कि भर्तियां ले सके। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सबके पास। सबको ये कैलेंडर मिल गया होगा, सब अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अभी दिवाली का माहौल है, बिल्कुल आप दिवाली एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद एक स्टडी प्लान बनाइए, एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि कौन से एरियाज पे आपको काम करना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिलेबस देखें, समझें कि क्या क्या आता है। कोई एक डायग्नोस्टिक मॉक लगाएं तो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि अभी आप कहाँ खड़े हैं, कौन से एरिया में काम करने की जरूरत है। और जो रिपीटर बच्चे हैं उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार एग्जाम अगर दे चुके हैं तो आपको आइडिया है कि कौन से एरियाज में आपको काम करना है। साथ ही साथ ये समझिए कि आपको जो इस बार थोड़ा सा लोगों को लगा कि हमारा कट ऑफ हाई चला गया, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिवाली पे इससे अच्छा आपको गिफ्ट नहीं मिल सकता। एज एन एस्पिरेंट आप चाहते हैं कि स्थिति क्लियर हो, आपके सामने एक सही रोड मैप हो ताकि आप चीजों को आगे ले जा सकें। तो कोई रीजन नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें और खूब मेहनत से काम करके अपना भर्ती लें। थैंक यू।